दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर। आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान की पाठशाला। तो संविधान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नई सीरीज में हम आपको संविधान पढ़ाएंगे। संविधान को सरल और स्पष्ट भाषा में जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनकी समझ में आसानी से आ जाए। अभी तक जिन लोगों ने संविधान को पढ़ाया है वो बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ाया है। अब मैं आपको सरल और स्पष्ट भाषा में क्यों बता रहा हूँ कि हम मोस्टली गांव के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं। संविधान एक टेक्निकल पार्ट है और हमारे ऊपर से निकल जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब हम बात करते हैं भारत का संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था। किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान कुछ बुनियादी नियमों एवं कानूनों का समूह है जो राज्य के निर्माण और शासन का आधार होता है। प्रस्ताव का अर्थ सदन में विचार हेतु संसद या सांसदों द्वारा कही जाने वाली बात। जब यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हो जाता है, तब यह बिल या विधेयक कहलाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर यह अधिनियम या एक्ट का बनता है। भारतीय संविधान भी एक विधि और कानून है। भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। भारत के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपने शासन को मजबूत और अनुकूल बनाने के लिए कई एक्ट पारित किए जो भारत के संवैधानिक विकास में सहायक हुए। जैसे 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास या पहली बार कंपनी के लिए लिखित नियम बनाए गए। और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का संयुक्त गवर्नर नियुक्त किया गया तथा इस रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब आपसे सवाल पूछा जाता है पेपर में कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया? तो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया। इसका काम क्या था? तो इसमें रेगुलेटरी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जो बंगाल का गवर्नर था वो तीनों प्रेसिडेंसियों का संयुक्त गवर्नर मान लिया गया। ऐसे इसमें से आपके तमाम क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन द्वारा इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा होती थी। 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण को और अधिक बढ़ा दिया गया और कंपनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान की गई तथा कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास की सरकारों द्वारा बनाए गए विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कराना अनिवार्य बना दिया गया। यह इसका काम था। 1833 का राजनीतिक चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने और देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली बनाने के लिए किया गया था। इस लेख में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार देश के शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया जिसे विधीय सदस्य कहा जाता था। इस प्रकार गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद के नाम से जानने लगी। इस प्रकार रेगुलेटरी एक्ट ने प्रशासन के केंद्रीकरण की इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया
इस लेख में गवर्नर जनरल के अधिकारों के को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर अधिकार करके पूरा कर दिया गया। 1853 का चार्टर्ड एक्ट भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना या विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता था। उसे वीटो बनने का भी अधिकार दिया गया। सेवाओं में नाम के सिद्धांत को समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती प्रणाली को शुरू किया गया। 1858 का एक्ट अधिनियम लॉर्ड कैनिंग 1858 के अधिनियम में भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। भारत में गवर्नर जनरल व वायसराय का पद बनाया गया, जो कि अपने कार्यों के भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था, जो ब्रिटेन में बैठता था। 15 सदस्यों वाली इस भारतीय परिषद का गठन कर दिया गया। 1861 का अधिनियम 1861 के अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया और पहली बार इस अधिनियम ने ब्रिटिश विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग तथा प्रारंभ किया तथा प्रांतीय विधाओं का विधि बनाने का अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। 1892 का भारतीय परिषद एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल के विस्तार का आविष्कार किया गया। परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा नियुक्ति सदस्यों को निर्देश दिया गया कि सदस्यों के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्लो मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। सत्ता के बाद वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने 1906 में कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार बताए। इन्हीं सुधारों को 1909 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार किया गया। इसमें परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। इस एक्ट ने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया और पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की गई। ऐसा मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। इसके दौरान केंद्रीय विधान परिषद की बजट जगह विधानमंडल द्विवर्षीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न परिषद की व्यवस्था की गई तथा मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति का प्रारंभ किया गया। प्रशासनिक विषयों का केंद्र और राज्यों के इस बीच बंटवारा किया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया: लक्षित विषयक और हस्तांतर विषयक। लक्षित विषय जेल, पुलिस, न्याय आदि महत्वपूर्ण विषय रिजर्व रखे गए, जिन पर गवर्नर जनरल निर्णय लेता था, जबकि कम महत्वपूर्ण वाले विषय को प्रांतीय विधायकों को दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1935 का अधिनियम, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यह बहुत लंबा और जटिल अधिनियम था, जिसमें 301 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थीं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा 70% लगभग 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई तथा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। केंद्र में विधानमंडल की स्थापना की गई। केंद्र प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों की स्थापना की गई: संघ सूची, इसमें 59 विषय थे; प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे और संवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे तथा एक संघीय न्यायालय की भी
स्थापना की गई दिल्ली में। भारतीय संविधान के निर्माण की मांग 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उठाई गई। 1922 में गांधी जी ने एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटेन सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन तत्काल किया जाना चाहिए। संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मांग सर्वप्रथम भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एस. राय द्वारा की गई और इसके बाद कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में और फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया गया। 1906 के अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कर दी गई। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया और इस तरह भारतीय संविधान सभा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम शासकीय सिफारिश कैबिनेट मिशन द्वारा की गई। 24 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, जिससे भारत के लिए निम्न सिफारिश की गई। ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर भारत को एक संघ बना दिया जाना चाहिए। पहली सिफारिश हो गई। दूसरी सिफारिश में क्या है? भारत पर ब्रिटिश सरकार की सत्ता समाप्त की जानी चाहिए। संविधान सभा का तत्काल गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रांतीय होंगे, सभी भारतीय होंगे और जिसका चुनाव प्रांतीय विधायकों द्वारा सामुदायिक आधार पर कराया जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए 389 सदस्यों को चुनाव का प्रावधान किया गया, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से तथा 4 कमिश्नरी से तथा 93 देशी रियासतों से होंगे। सीटों का निर्धारण प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर किया गया और प्रांतों में स्थानों का विभाजन 3 प्रमुख सदस्यों मुसलमानों, सिख और सामान्य जातियों के बीच क्रम से उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, जिसमें 208 स्थान कांग्रेस को और 73 स्थान मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए। इस प्रकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में जो भी मंत्री थे उनका हम नाम बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारिणी परिषद उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री। 2 पद थे इनके पास। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति मंत्री, सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली रेल मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री और गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री, अब्दुल रब नश्तर संचार मंत्री। इस तरीके से मंत्रिमंडल तैयार किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी परमानेंट अध्यक्ष बना लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने, संघीय व्यवस्था को अपनाने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक व पिछड़ों के लिए प्रावधान की व्यवस्था करने की बात कही गई। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव का पास हो गया और फिर संविधान निर्माण के कार्य के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिसमें संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कार्य संचालन समिति का उपाध्यक्ष के मुंशी को बनाया गया। झंडा समिति का अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया। पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मौलिक अधिकारों की समिति और अल्पसंख्यक मामलों की समिति का अध्यक्ष सरदार भाई पटेल को बनाया गया। डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान सभा का सम्मेलन सलाहकार नियुक्त किया गया। इस प्रकार संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए तथा उसे अंतिम रूप देने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन. माधवराव बी.एन. मित्र के स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान के स्थान पर प्रारूप समिति में संविधान का प्रारूप तैयार प्रथम वाचन के लिए 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में रखा गया, 15 नवंबर 1948 को द्वितीय वाचन के लिए रखा गया और 17 अक्टूबर 1949 को इस प्रकार बहस चली और तृतीय वाचन के लिए 14 नवंबर को 1949 को रखा गया और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम रूप तैयार किया गया। इसके कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू कर लिए गए, जैसे नागरिकता है, निर्वाचन और संसद संबंधी प्रावधानों को उसी दिन से लागू किया गया और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसी दिन भारत गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 इसीलिए चुना गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अस्थायी राष्ट्रपति चुन लिया गया तथा संविधान सभा को भंग करके उसे अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। इस प्रकार संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर लिया गया। 6.4 करोड़ रुपए इस पर व्यय हुआ। 11 बैठकें संपन्न हुई, 166 दिन तक चली। भारतीय संविधान को ब्रिटिश राइटर लेखकों द्वारा उदार का थैला कहा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान अन्य देशों के संविधान से लिए गए। लेकिन यह पूर्णतः असत्य है, क्योंकि हमने अन्य देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों को लिया, परंतु उन्हें अपनी संस्कृति में ढालकर संविधान में शामिल कर लिया है। दोस्तों, मैंने आपको ये मोटी मोटी बात नहीं, गहरी गहरी बात बता दी हैं, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। अब मैं इसके बाद दूसरा जो वीडियो जारी करूँगा, उसमें ये बताऊँगा कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन सी चीज़ बाहर से ली गई हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अंत में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। और संविधान की पाठशाला में फिर से आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।